नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। राम सूरत राय और आई से विधायक हैं, बोचहा उनका घर है। बीकॉम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। बीकॉम का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनका गणित अब गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ाया है ये हम बताएंगे आपको। पिता अर्जुन राय, जो राम सूरत राय के पिता थे, वो मुखिया रहे हैं और समाज सेवी रहे हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। राम सूरत राय का दो बयान सामने आया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि आपको याद होगा जब बजट सत्र चल रहा था बिहार विधानसभा का, उस समय उन्होंने तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में आकर फरिया लेने की बात कही थी। मामला था कि उनके भाई के स्कूल से शराब की बोतलें पकड़ी गई थी, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे थे। हमेशा विवाद में बने रहते हैं। बिहार सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्रालय उनको सौंपा गया है। ताजा उनका दो बयान आया है। पहला बयान कि पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, देयर इज नो वैकेंसी फॉर पीएम। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में सीएम पद के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। ये उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की मंशा है कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बनेंगे तब ही सीएम का पद खाली होगा बिहार में और वो सीएम बन सकेंगे। दूसरा बयान उनका हास्यास्पद है, इस पर कई लोग अब व्यंग भी कस रहे हैं। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन मार्च 2020 यानी जब से कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, उस समय से जुलाई 2021 तक जब सेकेंड वेव खत्म हो रहा था, बिहार में असंगठित क्षेत्र में 14,25,000 नौकरियां चली गई। साथ ही साथ संगठित क्षेत्र में 60,000 लोग बेरोजगार हो गए, यानी कुल संख्या करीब 15 लाख ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। तो 19 लाख का वादा करके 15 लाख लोगों को बेरोजगार करने का क्या मतलब, जिस पर उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को नौकरी मिली है, यह बात तो साफ हो जा रही है। दरअसल राम सूरत राय ये समझ नहीं पाए कि अगर दोनों संख्या को जोड़ा जाए तो 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना और 15 लाख लोगों का नौकरी चले जाना, यह संख्या करीब 34 लाख के आसपास हो जाती है। इस पर हम विश्लेषण करेंगे। आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम पीएम पर बात कर ले। पीएम मटेरियल पर वैकेंसी नहीं है कह रहे हैं, ना बिहार में सीएम के लिए ना केंद्र में पीएम के लिए। देखिए, दोनों जगह मजबूरी है। बीजेपी के नेता हैं राम सूरत राय, तो अपने सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री के उनके ही पद के खिलाफ वो सुन नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोल रहे हैं कि ये बयान जो है नीतीश के लिए है कि पीएम का कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन दूसरा है कि वो तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रहने वाले हैं सीएम, तो तेजस्वी के लिए नहीं है। देखिए, इस बयान से वो अपने दोनों विरोधियों पर एक तरह से कहें तो भले ही नीतीश के साथ हैं, लेकिन जिन इस बयान के आने के बाद से एक तरह से विरोधी ही हो गए हैं वो, तो उन पर भी अपना निशाना साधा है कि भाई आप पीएम के लिए न सोचें, आप सीएम ही रहें। और तेजस्वी को ये कहा गया है कि आप सीएम के लिए न सोचें, आप विपक्ष में ही रहें, सीएम नीतीश कुमार ही हैं। अब देखने वाली बात है 2000 नीतीश कुमार को अगर मुझे तो काफ़ी आश्चर्य लगता है कि ये कैसा गठबंधन है कि इस गठबंधन में जो बड़ा दल है, जिसका बिहार में भी ज़्यादा योगदान है सरकार बनाने में, केंद्र में उनका अकेले अपने बूते पर सरकार है, हाँ, और इनके सहयोगी हैं जो कहते हैं कि बहुत ही मजबूत सहयोगी हैं, तीसरे नंबर की पार्टी हैं, और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। किसके लिए, किसको हटा के? आखिर नीतीश कुमार जिस दिन पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इसका मतलब बीजेपी की हार होगी, या फिर बीजेपी वैसे मजबूरी में होगा कि उसे कुर्बानी देना पड़ेगा, कि गठबंधन ऐसा हो जाएगा कि वो रहेगा कि नीतीश कुमार कहेंगे कि नहीं, मैं जब तक नहीं बनूंगा तब तक समर्थन नहीं दूंगा। ऐसा ही हो सकता है। तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है, और बीजेपी के नेताओं को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके लिए वो काम करें, क्या मोदी सरकार के लिए करें या फिर बिहार में अपने गठबंधन को बचाए रखने के लिए करें। कुछ नेता जो हैं अपने आप को क्लियर कर चुके हैं जो कि हमें भाई मोदी का पक्ष लेना है, लेकिन कुछ जो हैं जिनका नीतीश प्रेम है, बिहार का सत्ता प्रेम है, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये धर्म संकट है बीजेपी के सामने। लेकिन सबसे बड़ा इनको ये बात का ध्यान रखना है, मोदी इस पर चुप्पी साधना, ये तो अपने पार्टी के आपके स्वामी भक्ति के खिलाफ है। अब देखिए, आप गठबंधन में किसी आपका पार्टी के बाहर का कोई भी प्यारा हो सकता है, नज़दीकी हो सकता है, लेकिन जब बात पार्टी और पार्टी के सबसे बड़े नेता के पर आती है तो उसमें आपको स्टैंड क्लियर रखना होगा। और देखिएगा, जो अभी स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं अपना, जो अभी बोलने से डर रहे हैं या बीच का रास्ता अपना रहे हैं, उनके साथ आगे जो है पार्टी भी वैसा ही काम करेगी, उनके लिए भी साफ स्टैंड नहीं रखा जाएगा।
जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी सरकार न गिर जाए नीतीश कुमार, आप पहले ये सोचिए कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं सर्वमान्य नेता हैं। बिहार इलेक्शन में ही पहले फेज में स्थिति खराब हो गई थी और उसके बाद मोदी ही अपने हाथों में दारोमदार लिए लगातार रैली किए कि आप बहुमत भी घींच घांच के पार किए और बीजेपी को एक नया पहचान मिला है। आपने दो दो बार केंद्र में अपने बूते सरकार बनाया। तो क्या कहें, इसमें जो है बीजेपी के नेताओं का जो बयान है वो क्लियर होना चाहिए एकदम कि भाई आपसे मेरा गठबंधन बिहार तक है और ऐसा अगर आप काम करेंगे जो कि मेरे पार्टी और मेरे सत्ता के विरुद्ध होगा, उस समय हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। राम सूरत राय ने तो बिल्कुल साफ कर दिया। देखिए वैकेंसी कहने का क्या मतलब, पीएम मटेरियल क्या होता है पहले आप ये बताइए ना। आप जब ये चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा है और सवाल उठ रहा है और प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव में खुद नीतीश कुमार सामने रहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब कोई चीज़ उन्हें देखना होता है या आजमाना होता है तो बोलते नहीं हैं, बुलवाते हैं। तो वही काम किया गया पार्टी में। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पास हुआ। नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं जदयू के कि वो चाहते तो प्रस्ताव क्या, वो तो पूरा पेपर फाड़ के फेंक दिया जाता। माफ़ी मांगना पड़ता लोगों को कि हमने जो है पार्टी और गठबंधन धर्म के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। आप ही सोचिए ना कि आप जो हैं यहाँ आपको बीजेपी ने कितना आपके लिए दिलदार रहा, आपके लिए वो पार्टी, कि आप तीसरे नंबर पे आए और फिर भी आपको सीएम बनाया गया, आपको एक छत्र राज करने का मौका दिया गया है। नीतीश कुमार इतने अभी उनका मजबूत बना कर रखा गया है कि वो भी जिस पर चाहते हैं वो उस पर एक्शन लेते हैं, जो अपना करना चाहते हैं करते हैं। तो इनका ये तो बीजेपी के नेताओं को और जदयू को सोचना चाहिए। लेकिन जदयू जानता है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो सत्ता में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं, बिहार के सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के जितने भी ये मनमानी है, इसको मनमानी कहेंगे, उन सबको वो झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका जो है असर पड़ेगा इसका। चलिए अब आपको हम एक बयान सुना देते हैं जो राम सूरत राय ने दिया है। इस बयान में वो कहते हैं कि 19 लाख रोजगार का वादा हमने किया था, 15 लाख लोगों का रोजगार चला गया। इसका मतलब है कि हमने 4 लाख रोजगार दे दिया। सुनिए ये बयान। आपके उनके कथनानुसार 4 लाख को रोजगार मिल गया है। 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है उनके कथनानुसार, आपने कहा, स्वीकार किया ना आप। अभी सवाल हमसे किए हैं 19 लाख में 15 लाख का रोजगार छीन लिया गया, यानी 4 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये पुष्टि विपक्षी नेता हमारे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बयान आपने सुन लिया। अब बीकॉम के छात्र रहे हैं, जैसा उन्होंने लिखा है अपने बारे में, जैसा उन्होंने चुनाव आयोग को जो पत्र सौंपा था उसमें उन्होंने बीकॉम की डिग्री दिखाई है। कहा जाता है कि जो बीकॉम के छात्र होते हैं उनका गणित अच्छा होता है। तो आखिरकार राम सूरत राय इस बात को क्यों नहीं समझ पाए कि 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, 15 लाख लोगों का रोजगार चला गया, यानी कुल 34 लाख बेरोजगारों की अब संख्या हो गई। देखिए ये तो मुझे लगता है कि बात वो समझ नहीं पाए होंगे। और 22 अक्टूबर 2020 को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करती है कि हम जो है 19 लाख रोजगार देंगे अगले 5 सालों में बिहार में। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी पिछले 10 महीने में ये 4 लाख रोजगार दे दिए होंगे, जबकि कोरोना से ही राज्य लड़ता रहा। और ये तो क्वेश्चन ये नहीं समझ पाए होंगे, मुझे ये लगता है। नहीं तो आप बता रहे हैं कि ये बीकॉम के स्टूडेंट रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये रोजगार आखिर मिला कहाँ है। शाम तो रोज खबर कर रहा है, तो रोजगार तो चला गया है आदेश जी, 15 लाख लोग बेरोजगार। असंगठित क्षेत्र है वहाँ, तो हम लोग ही देख रहे हैं कि कितना रोजगार गया है, कितना लोग का धंधा बैठ गया। तो ये तो एकदम सरासर से, अगर ये सीरियसली इन्होंने बोला है तो एकदम सरासर से गलत है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। आपने नई सरकार बनने के बाद 2014 तक की वैकेंसी को क्लियर नहीं किया आपने। हर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि लंबे लंबे समय तक परीक्षाएं लंबित है, वहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आप बिहार में कोई अब सोच, बिहार में केवल मैट्रिक और इंटर का ही परीक्षा जो है जो कि 1 साल में होता है और इसका रिजल्ट आ जाता है। इसके अलावा कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी और सबको छोड़ के जो कि 3 साल, वहाँ भी 5 साल लग जा रहा है, वहाँ भी 5 साल लग जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, तो बाकी जितने भी पुरातन जो यहाँ के परंपरागत विश्वविद्यालय हैं वहाँ 4-4, 5-5 साल लग रहा है। तो रोजगार नहीं दिया गया है बिहार में किसी भी क्षेत्र में, संगठित में असंगठित में तो नहीं दिया गया है। मैं देख रहा हूँ कि जो अभी बहाली हुआ है वो 3 साल 4 साल पहले का था, कोई ये नई सरकार के आने के बाद से नहीं दिया गया है। और असंगठित क्षेत्र के लिए आपने किया क्या है? ना उद्योग लगा है यहाँ पर, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, नहीं यहाँ कोई
ह्यूमन रिसोर्स का कुछ आया है, ना ही कोई यहाँ आईटी हब बना है, कुछ भी तो नहीं हुआ है बिहार में। सब कोई देख रहा है कि भाई बिहार में हुआ क्या। आप देखिए ये हम 8-10 महीना क्या कहें, 2005 के बाद से आपने कभी देखा है बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगा हो, कोई भी छोटा मोटा इंडस्ट्री लगा हो। हमने भी समझा था 2005-06 में जब नीतीश कुमार 5 से 10 में रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया गया, पुल पुलिया बनाया गया, सड़क बनाया गया, गांव-गांव तक जोड़ा गया। तो मुझे लगा कि सभी लोगों को लगा कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे तो अपने आप डेवलप करेगा, क्योंकि हर एक जगह देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते हैं तो उद्योग लगते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है। बिहार में 15-16 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, बल्कि बंद हो गया। कितने चीनी मिल बंद हो गए, कितने उद्योग बंद हो गए यहाँ पर। तो फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो नीतीश कुमार 55% जो खर्च करते हैं अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो वो तो फिर किसी भी मायने में वो नहीं रहा, वो तो बस केवल आवागमन के लिए रह गया। जबकि हमारा उद्देश्य है कि हम सड़क देते हैं, बिजली देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप अच्छा बना के रखते हैं, तो वहाँ पर होता है कि आर्थिक विकास होता है। जहाँ पर आप सुविधा देते हैं, शांति देते हैं, तो आर्थिक विकास होता ही है। बिहार में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आपने कृषि की बात किया, जितने भी कृषि आधारित उद्योग थे बिहार में सभी खत्म हो गए। किसी आपने 3-3 रोड मैप ला दिया कृषि को लेकर, लेकिन अभी भी देखें तो बिहार का जो कृषि का व्यवस्था है वो 1950 के दशक का ही है। अलग बात है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर आ गए हैं, लेकिन खेती करने वालों की संख्या घटी है, उत्पादकता घटी हुई है, और प्रोडक्शन जो है वो घटा, ये निर्यात घटा हुआ है। अभी भी हम नई चीज़ों में पहल नहीं कर पा रहे हैं। खेती को सबसे बेकार धंधा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो जो कुछ नहीं करेगा वो खेती करेगा, गंवार माना जाता है उसे। उसके बाद आप देख लीजिए कि कृषि आधारित उद्योग के अलावा बात करें तो हम यहाँ पर जैसे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास की बात की जाती है, जैसे कि मखाना हुआ, फिर से और भी कृषि से रिलेटेड है। बिहार में इसके अलावा तो कुछ हो नहीं पाएगा। चाहे ये भी हुआ कि नरेंद्र मोदी बिहार को हमेशा एक ऑप्शन दिखाते हैं कि यहाँ पर बिहार की जवानी और बिहार की पानी, जवानी ट्रेनों से भर के दूसरे राज्यों में जा रही है, और पानी जो है बिहार को तबाह करके हर एक साल बाढ़ आता है। 15 साल 20 साल नीतीश कुमार रहे, लेकिन बाढ़ के लिए भी सटीक वो नहीं, हाँ राहत बचाव करते हैं, 2 बोरी अनाज पहुँचा देंगे, 500 रुपया दे देंगे, लेकिन बाढ़ रोकने का उन्होंने आज तक पुख्ता इंतजाम नहीं किया उन्होंने। तो रोजगार नहीं है, और इसके सबसे बड़ा प्रमाण है, हम हमेशा दिखाते हैं, छात्रों का ही मुद्दा दिखाते हैं। आपके आयोग के सामने छात्र धरना प्रदर्शन देते हैं, आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हाय हाय करते हैं। उसके बाद आपको बता दें, आप ट्रेनों को देख लें, हमने लॉकडाउन के समय भी पिछले साल दिखाया था कि कैसे बिहार के जो 15 साल 16 साल 20 साल के युवा जो हैं वो भर भर के दूसरे राज्यों में, जो कि उसमें त्यौहार का समय था, विधानसभा का समय था, कोरोना का समय था, लेकिन फिर भी रिस्क लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं है आपके पास। तो बिहार में आप 14 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और 5 साल में आप 19 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं, वो भी 19 सरकारी नहीं है, संगठित असंगठित दोनों मिलाकर है। तो बिहार में कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ बिहार में। और ये जो इनका बयान जो है, ये इसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये इनका अज्ञानता है और अपनी सरकार को अच्छा दिखाने का प्रयास है मात्र। लेकिन लोग सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बिहार की स्थिति खस्ता हाल है, और यहाँ का सबसे बड़ा ज़रूरत जो है वो जो लोगों को रोज़गार देना, रोज़गार के लिए फैक्ट्री लगाना, इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर, और कृषि की व्यवस्था को सुधारना। और जो भी सरकारी तो आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जितना वैकेंसी है उसको ईमानदारी से समय रहते पूरा करना, जो कि कुछ नहीं हो रहा है। तो बिहार में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बिहार में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, स्कूल बना, बिल्डिंग बना दिया गया, लेकिन स्कूल से शिक्षा का जो क्वालिटी है वो घट गया। लोग को शिक्षक भी अपने बेटों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाता है, कोई भी जो थोड़ा ठीक ठाक कमाता है वो भी अपने बेटों को नहीं पढ़ाता है। आपने फिर से शिक्षा के बात करें, स्वास्थ्य की, सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता है, केवल सर्टिफिकेट के लिए, कोरोना का टीका लेने के लिए, बाकी सब कोई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना चाहता है। उसके बाद बता दूं मैं, शिक्षा स्वास्थ्य के बाद स्थिति जो है, आप डेवलपमेंट का देख लें, नौकरी का देख लें, बस सरकारी नौकरी इसलिए लोग करना चाहता है क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ढीला ढक्कर है, कुछ ध्यान नहीं देती है, और वहाँ पर जाएंगे, नौकरी से नहीं हटेंगे, पैसा मिलते रहेगा, यही उद्देश्य रहता है। तो राम सूरत राय का जो बयान है, देखिए बिहार को, जब तक बिहार के जो मोदी जी कहते हैं कि जवानी और पानी, इसका हम मैनेजमेंट जब तक सही तरीके से नहीं करेंगे, बिहार कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। बिहार में जो भविष्य है वो कृषि आधारित उद्योगों का ही है, और जो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं,
यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार का दिशा भी उस तरफ नहीं है अभी। तो भले ही हम आदेश जी ने कहा कि यह अज्ञानता है राम सूरत राय का, लेकिन अज्ञानता कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है। वो बिहार में मंत्री हैं, उनके पास एक मंत्रालय दिया गया है, बिहार के 13 करोड़ लोग उस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ऐसे में इस तरीके का बेतुका बयान कैसे दे सकते हैं मंत्री राम सूरत राय? 19 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया था उनकी पार्टी। सबसे बड़ा उद्देश्य आप देख लीजिए कि कभी भी आप किसी सरकार के द्वारा हर एक देखते हैं कि इतना पैसा इसमें खर्च किया जाएगा, इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में खर्च किया जाएगा। कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि हम जो है संगठित और असंगठित क्षेत्र में इतना रोजगार सृजन कर रहे हैं और इन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, ये अप्लाई करें। यहाँ पर है कि हाँ एक स्कीम घोषणा कर दिया जाएगा और वो स्कीम में जाइए तो वो आप दलाल बैठे हुए हैं वो पैसा लेने के लिए कि बिना पैसा के आपका स्कीम का कागज़ ही आगे नहीं बैठेगा पहुंचेगा। फिर से स्कीम में है कि कोई उसका सर्विलांस नहीं है कि कोई उसको बच्चे से देख सके। फिर से है कि हर एक बिहार में मनोवृत्ति बन चुकी है कि अगर आप स्कीम का पैसा लेने जाते हैं तो सीधे बैंक वाले और अधिकारी ये समझते हैं कि ये पैसा सरकारी अपने लेगा, अपने पॉकेट में रखेगा और इसका यूज़ करेगा अपने पर्सनल कामों में। ऐसा होता भी है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे लोग के साथ अन्याय हो जाता है, जिससे वो उस पैसे के भरोसे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना कुछ अलग करना चाहते हैं। तो सरकार को तो सबसे पहले युवाओं की सरकार कहती है, दावा करती है कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो एक रोड मैप आपको क्लियर देना चाहिए कि आप 19 लाख रोजगार किस दिशा में देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, कैसा देंगे, किसके लिए क्या क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, आधारभूत संरचना क्या डेवलप करते हैं, वो भी दिखना चाहिए। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ राजनीति हो रहा है कि आप उन्होंने 4 लाख बोले, वो 20 लाख बोले, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगा है। बल्कि कोरोना के समय में 14-15 लाख लोग का नौकरी चला गया, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। नौकरी तो नौकरी, कितना लोग का व्यवसाय चौपट हो गया। जो छोटे छोटे दुकान लगाते थे, अपना जो बिजनेस करते थे, उन लोगों का चौपट हो गया। तो सरकार को एक उनको राहत पहुंचाने वाली योजना का घोषणा करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, आने वाला भविष्य बिहार में रोज़गार को लेकर ही वोटिंग होगा, क्योंकि रोज़गार बिहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि हमें अपने राज्य में ही रहकर यहाँ पर कमाने खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा राज्य, कोई नौकरी कराने वाला राज्य हमको नहीं पूछा। लॉकडाउन के समय में पूरा दुनिया ने देखा कि कैसे पलायन जो है बिहार, देश के 28 राज्यों से बिहार की तरफ हो रहा था, कैसे लोग भागे भागे आ रहे थे। कभी आपने सुना कि महाराष्ट्र से तमिलनाडु जाने में कोई मरा हो, किसी के साथ हादसा हुआ हो? कभी सुना आपने कि महाराष्ट्र से दिल्ली आने में किसी के साथ कुछ हुआ हो? सारा बिहार आने के ही क्रम में हुआ। तो ये लॉकडाउन तो दिखा दिया कि बिहार में कितना बेरोजगारी है। वो आनंद विहार का बस स्टैंड का भीड़ और मुंबई का जो है शिवाजी टर्मिनल का भीड़, वो तो दिखा दिया कि कितना बेरोजगारी है। और इसको केवल बयानों से कि तेजस्वी ये माने वो माने, बिहारी क्या मान रहा है ये सोचना चाहिए उनको। जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। राम सूरत राय के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।